हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। तो पिछली बार हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कर लिया था। अब चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 में क्या है? चैप्टर नंबर 2 में हमारा कुछ एग्जाम्शंस हैं, ठीक है। वो एग्जाम्शन अगर हमारी आ गई पेपर में तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। तो ऐसी कौन कौन सी इनकम होते हैं वो इस चैप्टर में हम देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारी एग्जाम्शंस हैं और हमारी डिडक्शन है उसमें डिफरेंस क्या होता है। देखो, एग्जाम्शन का मतलब होता है द इनकम विच आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 विल नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम। जैसे जब हम टोटल इनकम का क्वेश्चन निकालते हैं तब उसमें हम इनकम के अंदर इंक्लूड ही नहीं करते इस इनकम को। जब हम इसका पॉइंट भी लिखते हैं ना तो सामने लिख देते हैं एग्जेम्प्ट, या फिर सामने हम इसका अमाउंट लिखकर नीचे माइनस करके एग्जाम करके इसको दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में क्या होता है? पहले तो ये इनकम में ऐड होता है, उसके बाद में लास्ट में जाके जब डिडक्शन हम माइनस करते हैं ना जीटीआई में से, ग्रॉस टोटल इनकम में के नीचे ही हम ये डिडक्शन माइनस करते हैं, तब हम माइनस करते हैं। मतलब पहले हम जीटीआई में तो ऐड कर चुके थे, यहाँ पर हमने जीटीआई में इसको ऐड ही नहीं किया। ये होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, दैट्स इट, ठीक है। आपने भी पहले देखा होगा इंटर में, हम अब बता देते हैं। वैसे आप समझ जाओ, बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ एग्जाम्शन डिस्कस की गई है। मैं बोलूँगा इसको एक बार प्लीज़ 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 मार्क कर लें, क्योंकि देखो ये लिस्ट ऑफ वो एग्जाम्शंस हैं जो किसी न किसी चैप्टर से बिलोंग करती है। जैसे कैपिटल गेन के अंदर कौन सी होती है? कैपिटल गेन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट लिंक स्कीम आपका एग्जाम्प्ट होता है। बायबैक में आपकी शेयर ऑफ डोमेस्टिक इनकम कंपनी का जो बायबैक होता है, शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी का वो इनकम जो भी रिसीव होती है वो आपकी एग्जाम्प्ट होती है, ठीक है। इसके बाद कैपिटल के लोग कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड अगर हो गया है स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट्स में तो वो आपका एग्जाम्प्ट होता है। ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट आपका लैंड पूलिंग स्कीम में एग्जाम्प्ट होता है। इनकम रिसीव इन ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्टगेज ये एग्जाम्प्ट होता है। अदर सोर्सेज में आ जाते हैं जो आपकी LIC होती है, जो भी आपकी LIC मैच्योर होती है उसमें जो रिसिप्ट मिलता है वो आपका एग्जाम्प्ट होता है। इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग सर्टेन पर्सन वो आपका एग्जाम्प्ट होता है। वो आपका 10-15 में गिवन है, वही वाले सर्टेन पर्सन का, ठीक है। वही इंटरेस्ट इनकम एग्जाम्प्ट होती है, सारी नहीं होती। फैमिली पेंशन रिसीव बाय विडो चिल्ड्रन नॉमिनेटेड हेयर ऑफ आर्म्ड फोर्स मेंबर, जो फैमिली पेंशन इन लोगों को मिलती है वही एग्जाम्प्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ये आपकी क्लबिंग ऑफ इनकम का पार्ट हो गया कि माइनर चिल्ड्रन का जो वो होती है वो पेरेंट के हाथ में चली जाती है, ठीक है। तो माइनर की उसमें इनकम में एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो इसके अलावा जीटीआई में से देखेंगे तो कन्या समृद्धि अकाउंट, ये सारे NPS ट्रस्ट, ये सारे मतलब एक बार रीड आउट कर लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। इसके अलावा आपकी श्रद्धा है, आपको जो पढ़ना है, क्योंकि इधर तो बहुत कुछ है भैया। सबसे पहले आते हैं हम एग्रीकल्चर इनकम में, ठीक है। यहाँ पर एग्रीकल्चर में ये चीज़ मार्क कर लो या लिख लो या यहाँ पर मार्क कर लो, ठीक है। एक बार इसका निचोड़ निकालोगे वो ये, मेरी बात ध्यान से सुनना। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। 10(1) के अंदर आती है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। एग्रीकल्चर इनकम, दोबारा बोल रहा हूँ, एग्जेम्प्ट होती है। इसमें क्या क्या आता है? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको बेचने से जो भी इनकम होती है वो, ठीक है। इन सब का निचोड़ बता रहा हूँ मैं। इसके बाद एग्रीकल्चर लैंड है, उसको आपने रेंट पे दिया, ठीक है। कोई फार्म बिल्डिंग है जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज़ हो रही है, तो अगर आप फार्म बिल्डिंग मतलब आपका जैसे मान लो कोई लैंड है, एग्रीकल्चर का लैंड है, उसमें आपने एक घर बना रखा है, उसमें आप रह रहे हो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, उसकी रेंट एग्जाम्प्ट नहीं होगी। लेकिन कोई रेंट आ रही है किसी बिल्डिंग की जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज़ हो रही है, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इनकम फ्रॉम सैम्पलिंग एंड सीडिंग ग्रोन इन अ नर्सरी, नर्सरी के अंदर कोई सैम्पलिंग या सीडिंग ग्रोन हुई है वो आपकी एग्जाम्प्ट होती है। मैं दिखा दूंगा अभी सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो ये सारे तीनों पॉइंट्स एग्जाम्प्ट होते हैं। इसके अलावा आपकी कोई बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम साथ साथ हो रही है तो उसमें कैसे निकलेगा टैक्स वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया। अब देखो, ये आ गया कि कोई रेंट है, लैंड सिचुएशन इंडिया यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है, एग्जाम्प्ट हो गई। इनकम ड्राइव्ड बाय एग्रीकल्चर, ठीक है।
सेल हो गई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की तो वो हो गई। कोई फार्म बिल्डिंग मैंने आपको बताई जो कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए ही यूज़ हो रही है तो वो आपका एग्जाम्प्ट हो गया। ठीक है, आगे वही पॉइंट्स हैं। इसके अलावा मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आ जाओ पेज नंबर 2.9 पे। इसमें बोला था कि देखो इस क्वेश्चन को एक बार कर लेना, मेरे को अच्छा लगा, ये क्वेश्चन प्यारा लगा। मुझे नहीं पता पेपर में आ सकता है नहीं आ सकता, ऐसा टाइप का आया नहीं है, बट देख लेना। इसमें क्या हुआ, आप ध्यान से पढ़ना है। एक शुगर केन है, ठीक है, उसमें आपकी एक तो 40% हिस्सा है, एक 60% हिस्सा है। 40% हिस्से को आपने क्या किया, 6 लाख की कॉस्ट लगाई और 12 लाख पे बेच दिया। शुगर केन की बात कर रहा हूँ मैं। 15 लाख का जो सॉरी जो 60% हिस्सा था उसमें आपने 15 लाख की कॉस्ट लगाई और आपने उसको शुगर बना दिया। ठीक है, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस है 25 लाख रुपए। फिर आपने एक प्रोसेसिंग करी 1.5 लाख की और आपने पूरी तरह को उसको शुगर में कन्वर्ट किया और उसको सेल किया 30 लाख का। तो इसमें से बताओ एग्रीकल्चर इनकम क्या है और बिजनेस इनकम क्या है। देखो शुगर आपका बिजनेस इनकम है, एग्रीकल्चर मतलब शुगर केन आपका एग्रीकल्चर है, इतना तो पता चल रहा है पढ़ने से। अब क्या हुआ, हमने एक बिजनेस इनकम का चार्ट बनाया है, एक एग्रीकल्चर का बनाया है। इसमें क्या हुआ, सेल ऑफ शुगर पहले देखेंगे। हमने 30 लाख की सेल करी शुगर, उसमें से माइनस करेंगे हम वो जो 60% था ना जो हमने शुगर बनाया था उसका मार्केट रेट, वो माइनस करेंगे। एक तो मार्केट और जो कॉस्ट हमने प्रोसेसिंग की लगाई थी 1.5 लाख वो माइनस करेंगे। तो हमारा ये आ गया 3.5 लाख रुपये आएगा। देखते हैं 3.5 ही आया ना, हाँ हमारा 3.5 लाख रुपये आया है। इसके अलावा जो 60% है ना जो भी हमने शुगर में कन्वर्ट किया था तो वो शुगर ही के नहीं, तो उसकी मार्केट वैल्यू ले लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 15 लाख। तो ये 10 लाख हो गई हमारी एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि शुगर केन का वो जो 40% और 60% हिस्सा था, 60% हमने शुगर केन में जो बनाया, शुगर केन को बेचने से जो पैसा कमाया वो हमारी बिजनेस इनकम है। और उस शुगर केन की मार्केट प्राइस थी हमारी जितनी थी वो माइनस कर दी और हमने प्रोसेसिंग माइनस कर दी, वो हमारा बिजनेस इनकम बन गया। लेकिन हमारा एग्रीकल्चर तो वो मार्केट वैल्यू तो वो जो मार्केट वैल्यू था उस 60% का वो हमारा सेल वैल्यू बन गया और उसमें जो कॉस्ट लगी वो माइनस हो गया। यहाँ 10 लाख हमारी एग्रीकल्चर इनकम आ गई और बाकी का जो 40% सेल हुआ है उस पर जो भी कॉस्ट लगी माइनस करके 6 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। पेपर का पार्ट ये बिल्कुल नहीं है, बस समझने के लिए था, पढ़ोगे समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजीली इन्होंने दे रखा है, इन्होंने बता रखा है। पहले सेकंड क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अच्छा मैं ऐसे ही बता देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन इजी है। जो रबड़ होता है ना, रबड़ का 35% हिस्सा बिजनेस इनकम होता है और 65% हिस्सा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चर इनकम होता है। तो इन्होंने यही बोला कि हमने मार्केट में रबड़ को बेच दिया 36 लाख का और हमने उस पर कॉस्ट लगाई थी 16 लाख की और हमने और एक और कॉस्ट लगाई थी लेटेक्स में कन्वर्ट करने की 12 लाख की। हमने मार्केट में सोल्ड किया है 36 लाख का लेटेक्स। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, पहले तो निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। 36 लाख का हमने लेटेक्स बेचा, उसमें से 16 लाख का हमारा क्या था, रबड़ प्लांट मतलब रबड़ की कॉस्ट थी और 12 लाख का हमारा लेटेक्स बनाने की कॉस्ट थी, तो 8 लाख का प्रॉफिट हुआ। इस 8 लाख को हम डिवाइड करेंगे एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम में, तो 65% तो हमारा एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा और 35% हमारा बिजनेस इनकम हो जाएगा। अच्छा ये रेट कहाँ दी हुई है, तो ये रेट आपको यहीं दी गई है जो हमने इंटर में भी पढ़ी थी। वो रेट क्या है देखो, रबड़, ध्यान पहले मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। एक तो होता है रबड़, एक होता है हमारा कॉफ़ी, एक होता है हमारी चाय, ठीक है, टी। कॉफ़ी के भी दो टाइप के होते हैं, एक होती है ग्रोन एंड क्योर्ड, एक होती है ग्रोन क्योर्ड साथ में रोस्टेड और ग्राउंडेड, मतलब हमने भून भी दिया कॉफ़ी को। ठीक है, ये याद रखना, भून भी दिया। अब या तो तुम ये वाली रेट याद रख लो एग्रीकल्चर इनकम वाली, या फिर ये बिजनेस इनकम याद रख लो, परसेंटेज याद रख लो, बाकी 100 से माइनस करोगे तो दूसरी वाली अपने आप निकल जाएगी। मैं ये बिजनेस इनकम याद रखता हूँ, कैसे याद रखता हूँ देखो, मैं पहले याद रखता हूँ कि कॉफ़ी का जो नॉर्मल कॉफ़ी है ना उसकी तो है 25%, रबड़ की है 35%, और जो अच्छी वाली कॉफ़ी है रोस्टेड वाली उसकी है 40% और टी की है 40%, क्योंकि टी सबसे ज़्यादा सेल आउट होती है और कॉफ़ी जो महंगी वाली है वो भी अलग है, तो उसको 40% बिजनेस इनकम और वैसे नॉर्मल कॉफ़ी की 25% और रबड़ की 35%। तो मैंने ऐसे याद कर रखा है, उसकी जो दूसरी साइड है वो एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगी। तो ये इतना इजी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम आते हैं यहाँ पर, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है इसको पढ़ लेते हैं। ये देखो यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। वुड
इनकम अराइजिंग ऑन ट्रांसफर एग्रीकल्चर लैंड, एक एग्रीकल्चर लैंड है, अर्बन एरिया में है, क्या उसको जो मतलब बेचेंगे क्या वो मतलब एग्रीकल्चर इनकम है? आंसर इज नो। जो हमारी रूरल एरिया की लैंड होती है ना, वो ही सेल आउट होने पर वो एग्रीकल्चर इनकम होती है। ये एग्रीकल्चर लैंड जो अर्बन एरिया की बेचोगे तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ठीक है। एक बार ये एग्जांपल पढ़ लेना, इजी है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, वो देख लो एग्जांपल्स। मैंने यहाँ पर मार्क किया रखा है कि ये एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है। देखो है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी टैक्स से, नहीं है तो टैक्सेबल हो जाएगी। बटर नहीं है, ये पूरा एग्जाम्पल पढ़ लेना, मैंने बस शॉर्ट में लिख दिया। बटर, जो बटर बनाते हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। रेमुनरेशन मिल रही है एक मैनेजिंग एजेंट को और वो कमीशन ले रहा है एक्चुअली में, जो भी हमारा एग्रीकल्चर में एक मतलब मैनेजिंग एजेंट हमने रखा जो हमारी फसलें बिकवा रहा है, तो क्या उसकी जो सैलरी है वो, ये सैलरी या कमीशन जो भी है, क्या वो हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? आंसर इज़ नो, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है हमारी, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं आती। इसके अलावा जो मिल्क है, क्या मिल्क सेल आएगा? मिल्क सेल भी नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा मिल्क सेल मैंने बता दिया। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, वो यहाँ पर ध्यान से देख लेना। एक बार मैं इसको लॉक कर देता हूँ उसको हमको। हाँ, तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, वो कह रहा है कि अगर आपकी कोई, मान लो आपकी कोई लैंड है, वहाँ पर ऐसी जंगली घासें उग गई, जंगली पेड़ उग गए, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ इसे बोलते हैं। यहाँ पर आपने कोई कल्टीवेशन नहीं करी है सॉइल की, बिल्कुल भी कोई कल्टीवेशन सॉइल की नहीं करी, वो ऐसे ही जंगली उग गए, तो क्या ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम है? आंसर इज नो, क्योंकि आपने उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं किया है, इसलिए वो नहीं है, ठीक है। ये मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट था। अब नीचे आते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट इन द सेंस पेपर में तो ऐसा कुछ खास आता नहीं है, आ भी सकता है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। एग्रीकल्चर इनकम क्या क्या होती है आपकी, ये इम्पॉर्टेंट है। सैम्पलिंग और सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी, नर्सरी में जो भी सैम्पलिंग और सीडलिंग उड़ती है, मैंने पहले भी बताया था एक बार समरी में आपको, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में। ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, क्रीपर्स, जो भी आप फ्लावर्स क्रीपर्स उगाते हैं वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम है। रेंट कोई मिलती है, ये ध्यान से पढ़ना। देखो आप कैटल जो होती है ना आपकी, उसको आप गेज करवाते हो अपने खेत में, जो कि एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। कई बार क्या होता है सॉइल में हमको जो, जैसे मान लो लास्ट में जो भी हमारा फसल कटने के बाद बच गया, उसको हमने गेजिंग करवाने के लिए कैटल को गेजिंग करवाई कि ताकि वो खा ले सारा का सारा फसल, ताकि हम नई फसल उगा पाएँ। तो वो भी एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, पार्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी का, तो उसकी जो रेंट रिसीव होती है उस लैंड की, वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम में आती है। ग्रोइंग ऑफ बैम्बू, एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम देख लेते हैं, ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ये आपका जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं उसकी ब्रीडिंग करते हो, जैसे कि शीप होती है, शीप के बाल उखाड़ते हो, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। पॉल्ट्री फार्मिंग, अंडे, पॉल्ट्री फार्मिंग वही होती है ना जो हेंस होती हैं हमारी, जो अंडे देती है, यस, वो भी आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। फिशरीज, फिश, नॉन एग्रीकल्चर। डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग जैसे दूध निकालते हो, ठीक है, तो वो भी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, हाँ एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें ये बोला है इन्होंने कि हमने क्या किया, एक लैंड है हमारी केरल में, जो कि हम उधर फ्रूट्स, पैडी और ये सब उगाते हैं, ठीक है। हमने एक कंपनी को दी 5 लाख पे फिल्म की शूटिंग के लिए, क्या फिल्म की शूटिंग हमारी एग्रीकल्चर इनकम है? आंसर इज बिग नो, ये तो ऑब्वियस की बात है, जो भी हम इनकम ड्राइव कर रहे हैं फिल्म शूटिंग से, ये एग्रीकल्चर इनकम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उधर कोई और जो भी खेती हो रही है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, मतलब आपकी लैंड है, आप उधर खेती करते हो और आपने फिल्म के लिए इजाज़त दे दी है, इजाज़त वाले जो पैसे आएंगे फिल्म के, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। बट इसके अलावा जो आप वहाँ पर कुछ भी उगा रहे हो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, बस इतनी छोटी सी चीज़ है। इसके अलावा देखो, एक मिनट मैं एक टेबल सेट कर दूँ, गिर गई थी। हाँ, इसके अलावा एक पॉइंट आता है यहाँ पर कि जो आपका, एक मिनट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो पेज नंबर है 15, पार्टीशन इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर, छोड़ो, एग्रीकल्चर इनकम या बिजनेस इनकम आप दोनों मिलाकर अगर करते हो, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि मैं हूँ, मैंने अपनी लैंड पे फल भी उगा रखे हैं,
सब कुछ उगा रखा है। साथ में मैंने कुछ गायें रख रखी हैं, उससे दूध निकालता हूँ, तो वो तो हो गई बिजनेस इनकम, गाय से दूध, और अपना एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा हूँ, दोनों एक साथ कर रहा हूँ। तो इनकम कैसे कैलकुलेट होती है उसका एक तरीका होता है। तो देखो, पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी इसी तरीके से चलेंगे, अदरवाइज़ ये तरीका फॉलो नहीं होगा। क्या है वो दो कंडीशन, फिर आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। पहली कंडीशन है नेट एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा, नेट एग्रीकल्चर इनकम का क्या मतलब होता है? नेट का मतलब होता है आपकी इनकम माइनस में एक्सपेंसेस जो हैं, मतलब एग्रीकल्चर इनकम में से जो भी एक्सपेंसेस माइनस करें वो आपके 5,000 पर एनम से ज़्यादा होने चाहिए। एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है आपकी, 1 मिनट, हाँ वो किसी का कॉल आ गया था। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो आपकी है वो एक्सीड करनी चाहिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से। न्यू टैक्स रिजीम में या फिर डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम कहूँ, 115 BAC बोलूँ, उसमें आपकी 3 लाख से ऊपर होनी चाहिए। क्या चीज़? नॉन एग्रीकल्चर इनकम। दोबारा बोल रहा हूँ, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। दोबारा बोल रहा हूँ, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, बताऊँगा क्यों। और ओल्ड टैक्स रिजीम जो है या फिर हमारा नॉर्मल टैक्स प्रोविज़न जिसे हम बोलते हैं, उसमें आपका जो है वो 2.5 लाख देखा जाएगा। अगर आपकी एज 60 या 60 ईयर से ज़्यादा है तो 3 लाख, और 80 या 80 ईयर से ज़्यादा है तो 5 लाख रुपए। ठीक है, ये एक बार मार्क कर लेना अच्छे से, मैंने बता दिया। ये दोनों कंडीशन हम देखेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, एक एक्स है, रेसिडेंट है, ठीक है, उसकी एज ले लेते हैं अभी तो 40 ईयर्स। ठीक है, पहला केस 40 ईयर्स है। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड लिखा हुआ है, कंप्यूटेड याद है मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, इसमें 50,000 माइनस नहीं करने हैं, ये पहले से ही माइनस करके आया हुआ है। ठीक है, आई होप ये पिछले इस चैप्टर में मैंने अच्छे से बता दिया था, फर्स्ट चैप्टर में। ये सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड, कंप्यूटेड का मतलब इसमें भी सब कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन सब कुछ माइनस हो चुका है, तो ये है 3,80,000। और इसके बाद है एग्रीकल्चर इनकम, लैंड इन असम। असम में एक लैंड है 4,50,000 और उसमें एक्सपेंसेस हमने करे हैं 1,60,000 के। तो देखो, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, नेट एग्रीकल्चर इनकम निकाल लेंगे, तो वो तो इन दोनों को माइनस करके निकालेंगे, ये हो जाएगा नेट एग्रीकल्चर इनकम हमारी निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम इस केस को देखते हैं, आंसर देखते हैं। 40 ईयर्स की इसकी एज है, और पहले दो कंडीशन देखेंगे, क्या आपकी जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से एक्सीड कर रही है, 5 नहीं वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रही है। एंड है यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, अच्छा इस एज कितनी है इसकी, 40 ना, तो क्या वो 3 लाख से ऊपर है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो न्यू टैक्स रिजीम का है, मतलब अभी हम न्यू टैक्स रिजीम से कर रहे हैं, फिर ओल्ड टैक्स रिजीम से करेंगे। तो न्यू टैक्स रिजीम से कर रहे हैं तो 3 लाख हमें देखना है यहाँ पर। ठीक है, 3 लाख से ऊपर है, क्योंकि वो है असलियत में 7,80,000। तो हम देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सॉल्यूशन हम इस तरह करेंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3,80,000 है, कंप्यूटेड है ये। और नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है वो हमारा 4,50,000 माइनस उसके एक्सपेंसेस हैं, तो वो है 2,90,000। और हमारा सेक्शन 10(1) जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर एग्जेम्प्ट हो जाएगा इतना ही सेम अमाउंट, 2,90,000, तो ये ज़ीरो हो जाएगा टैक्सेबल। और ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाएगा हमारा सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का टोटल। और इसमें चैप्टर 6A की कोई डिडक्शन है नहीं, तो टोटल इनकम भी यही हो जाएगी 7,80,000, मतलब GTI और टोटल इनकम यहाँ सेम है। अब देखेंगे वो स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या था, देखो मैंने यहाँ पर आपको स्टेप्स एक्चुअली यहाँ पर थे बट मैंने पढ़ाए नहीं थे, अब मैं बता देता हूँ आपको ये चलता कैसे है। अब हमें निकालना है टैक्स। हमारी टोटल इनकम निकल चुकी है 7,80,000 रुपये, अब हमें टैक्स निकालना है। ये कौन सा केस है मैं दोबारा से बता देता हूँ, जहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम एक साथ दी होती है। ये हमारी बिजनेस इनकम है। बिजनेस इनकम मतलब सब कुछ आ जाता है उसमें, ज़रूरी नहीं है वो PGBP की होनी चाहिए, मतलब जितनी भी अदर इनकम्स हैं उसे हम बिजनेस इनकम यहाँ पर बोलते हैं इस टॉपिक में। तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम, या फिर मैं बोलूँ उसे नॉन एग्रीकल्चर इनकम, मैं बिजनेस इनकम ना बोल के उसे नॉन एग्रीकल्चर इनकम बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको स्टडी मैट में भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम वो मिलेगा। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है आपका 7,80,000 और एग्रीकल्चर इनकम है 2,90,000 जो कि माइनस हो चुका है और ज़ीरो हो चुका है। अब देखो पहला स्टेप 1 है, जिसमें हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्टेप 1 में हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम
नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम, नेट एग्रीकल्चर इनकम जो होती है, मतलब ये जो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आई है, उन दोनों को ऐड करके उस पर टैक्स निकाल देंगे, जो कि आएगा 70,500। ये न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से निकाला है, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम एग्रीकल्चर इनकम लेंगे। एग्रीकल्चर इनकम में हम ऐड करेंगे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो कि हमारी न्यू टैक्स रिजीम में कितनी होती है, 3 लाख रुपए, उस पर टैक्स निकालेंगे। अब इन दोनों पे टैक्स आ चुका है, अब इन दोनों के टैक्स का डिफरेंस ले लेंगे, जो कि है 56,000 रुपीज़। अब ये जो डिफरेंस है यही हमारा टैक्स पेबल आ जाएगा, और इस पर हम 4% एजुकेशन सेस लगा देंगे, जो कि आ गया 58,240। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन चलेगा। अब देखिए नॉर्मल टैक्स प्रोविज़न भी एक बार देख लेते हैं। इसमें पहले तो आपको यही लिखना है कि दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, कि नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी 2.5 लाख से ऊपर एक्सीड करती है। यहाँ पर 2.5 लाख आ गया, पिछले क्वेश्चन में 3 लाख था, क्योंकि वो न्यू टैक्स रिजीम था, ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख है। फिर सैलरी और आपने सब कुछ दिखा दिया, फिर सेम सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ पर बस एक चीज़ चेंज हो जाएगी। जो आपका सेकंड स्टेप है उसमें आपकी एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में वही 3 लाख की जगह 2.5 लाख आएगा, और सब कुछ सेम चलेगा। ऐसे ही फिर 75 ईयर्स की एज वाला क्वेश्चन एक बार आप लिख कर लेना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 75 में ये हो जाएगा कि नॉर्मल टैक्स रिजीम में, देखो न्यू टैक्स रिजीम को तो एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसी 75 की ईयर्स की एज हुई, ये चीज़ ध्यान से देखना। ओल्ड टैक्स न्यू टैक्स रिजीम में क्या होगा, एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम जो पहले हमने किया था वही आंसर आएगा 58,240, क्योंकि यहाँ पर एज से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में एज से मतलब होता है, क्यों, क्योंकि अब 2.5 लाख की जगह 3 लाख की लिमिट हो जाती है, और 3 लाख की लिमिट होने के साथ क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा, रेट्स यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस है, और यहाँ पर वैल्यू ये आ जाएगी 1,07,000। इस क्वेश्चन को आप करके देख लीजिए, बहुत इजी है, इसको मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ, अब इस चैप्टर में एग्रीकल्चर इनकम के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बचा है। एग्रीकल्चर इनकम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैंने मार्क किया हुआ है। एग्जम्पशन लिमिट बहुत लंबी है, सारी पेपर में नहीं आती हैं, जो मैं मार्क करवा रहा हूँ वो तो ज़रूर करें, वो इम्पॉर्टेंट है, और जो मैं मार्क नहीं करवा रहा हूँ उसको एक बार रीड आउट कर ले, वो काफ़ी है। इसके बाद में आता है अमाउंट रिसीव बाय मेंबर फ्रॉम इनकम ऑफ HUF। HUF जो आपकी होती है, उसकी कोई भी इनकम हुई है, वो जो मेंबर को रिसीव होता है अमाउंट, तो मेंबर के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होता है, एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10(2) के अंदर, क्योंकि HUF पहले ही टैक्स दे चुकी है उस इनकम का। तो अब जब इनकम का शेयर मेंबर के हाथ में आएगा तो वो क्यों टैक्सेबल होगा, वो तो एग्जेम्प्ट ही होगा ना। ऐसे ही शेयर ऑफ पार्टनर, जो भी फर्म या LLP होती है वो खुद से टैक्स पे करती है अपनी इनकम का, तो अब जो उसका शेयर जो उसके मेंबर के हाथ में जाएगा वो टैक्सेबल दोबारा नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाइए पेज नंबर 2.20 पे। देखिए 2.20 क्या कहता है, अगर मान लो कोई कंपनसेशन आपको रिसीव हुआ है डिज़ास्टर में फ्रॉम गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से, किसको रिसीव हुआ है, इंडिविजुअल को या लीगल हायर्स को, तो वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। यहाँ पर एक मतलब एग्जाम्पल भी है कि 5 लाख रुपए एक अमित के पेरेंट्स को मिले थे, क्योंकि अमित की लाइफ लॉस्ट हो गई थी एक बम ब्लास्ट में। तो क्या वो टैक्सेबल होगा, तो आंसर इज़ नो, वो एग्जेम्प्ट होगा। इसके अलावा जो भी आपके पेमेंट्स होते हैं MP MLA की, जैसे डेली अलाउंस के, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस के, या फिर कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस ऑफ MLA के, तो वो भी यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जितने भी अलाउंसेस ये MLA MP के होते हैं, तीनों एग्जेम्प्ट होते हैं, इसके अलावा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते रहें, पेज नंबर निकाले 2.34। 2.34 ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या है, जो सिक्किम इंडिविजुअल होते हैं उनको किसी भी सोर्स की इनकम हो रही है सिक्किम के अंदर ही, वो एग्जेम्प्ट होती है। और कोई भी उनको डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट की इनकम मिलती है किसी सिक्योरिटी से, तो वो भी एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है, ये याद रख लेना। इसके अलावा इधर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ आप पढ़ लें। टेस्ट योर नॉलेज में आ जाते हैं, बस ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है यहाँ पर, और इसका तो सारांश में भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। टेस्ट योर नॉलेज में क्या कहता है, आपको एक रेंट मिली है 60,000 की, टीनेंट
ठीक है, आपको एक 60,000 की रेंट मिली है, वो जो घर है ना वो एग्रीकल्चर लैंड पे बना हुआ है, तो क्या वो जो घर है, क्या वो मतलब घर की जो रेंट मिल रही है वो आप रहने के लिए यूज़ कर रहे हो क्योंकि क्योंकि कंपनी उधर के पास में ही है, तो क्या ये जो रेंट है ये एग्रीकल्चर इनकम है? आंसर इज़ नो, इस पर टैक्स लगेगा। इसके अलावा एक और बात याद रखिए, जो आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड है ना उसको भी बेचने से जो पैसा आता है वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा दिया था, ये अदर सोर्सेज में भी हम पढ़ लेंगे वैसे। ठीक है, तो इधर मैंने पढ़ाया नहीं था, इधर तो वैसे बात भी नहीं की गई उसकी। सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये सब बात हो रही थी। सेल ऑफ रूरल लैंड यहाँ पर नहीं आया था, वो अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे। इनकम ऑफ 75,000 डिराइव्ड बाय नर्सरी, एक नर्सरी है, ठीक है, उसने सेल ऑफ सीडलिंग ग्रोन करी है लेकिन उसने कोई बेसिक ऑपरेशन नहीं की है लैंड पे, तो कोई बात नहीं, हमने अलग से पढ़ा था कि कोई भी नर्सरी अगर सेल ऑफ सीडलिंग ग्रोन करती है, ठीक है, सेल ऑफ सीडलिंग करती है तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना ही जाएगा, हमने अलग से पढ़ा था। उस पर उसने कोई बेसिक ऑपरेशन नहीं किया लैंड पे, कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको मार्क कर लिए, इधर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उन दोनों पॉइंट्स में जो मैंने पढ़ाए थे। उधर वाला जो जंगली एरिया में वो घास उग गई, मतलब पेड़ उग गए थे और उसको हमने बेचा था, तो वो नहीं था, ये कोई जंगली एरिया नहीं है, यहाँ पर बेसिक ऑपरेशन लैंड पे नहीं हुए बस। अदरवाइज नर्सरी है, सीड सेल ऑफ सीडलिंग है, तो एग्रीकल्चर है। ठीक है, इसके अलावा ये सिक्किम वाला आ गया केस कि यहाँ एक सिक्किम का आदमी है, उसको बिजनेस करता है वो सिक्किम के अंदर ही, और एक उसको इंटरेस्ट मिल रहा है सिक्योरिटीज़ का गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से, तो इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। एक तो बिजनेस उसकी सिक्किम में है, और मैंने एक और पढ़ाया था कोई भी सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिलता है कहीं से भी, वो भी उसका टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है, मैंने ये पढ़ा दिया था। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये ज़रूर कर लें, इसमें क्या है, एक आकाश है, रेसिडेंट इंडियन है, अर्न करता है 22 लाख फ्रॉम सेल ऑफ रबड़, तो वही रबड़ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और मतलब इंडिया से वो, एक मिनट मैं आपको ये ध्यान से पढ़ा देता हूँ। 22 लाख का तो वो सेल ऑफ रबड़ करता है इंडिया का, और 30 लाख का सेल ऑफ रबड़ करता है जो कि उसने मैन्युफैक्चर किया था मलेशिया में। ठीक है, तो देखो अब ये पूछ रहा है इसकी बिजनेस इनकम क्या क्या है, तो इसकी बिजनेस इनकम देखो, मलेशिया वाली तो पूरी की पूरी बिजनेस इनकम में ही जाएगा 30 लाख। ठीक है, और जो इंडिया वाला है ना उसमें 22 लाख का कितना परसेंट चले जाएगा, कितना होता है, 35% होता है ना, 35% बिजनेस इनकम में चला जाएगा, बाकी तो एग्रीकल्चर इनकम में चला जाएगा। तो बिजनेस इनकम में कितना जाएगा, एक तो मलेशिया का पूरा और इंडिया का 22 लाख में से 35%। रबड़ वाले केस है ना, रबड़ वाले में 35 ही होता है ना, हाँ 35 ही होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे भी इजी केस है। एक राम है, राम का जो रेसिडेंशियल इंडियन है, अर्न करता है इनकम 15 लाख फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, तो कॉफ़ी मतलब नॉर्मल कॉफ़ी है इसकी। और जो शाम है, एक शाम है, शाम क्या करता है, शाम 25 लाख रुपए कमाता है सेल ऑफ कॉफ़ी, अच्छी वाली कॉफ़ी। तो राम की बिजनेस इनकम कितनी है, 15 लाख का 25%, और शाम की वो अच्छी वाली है उसका है 25 लाख पे 40%। ये तो मैंने पढ़ाया था, मतलब बहुत नॉर्मल है, ये आप डील कर लोगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर एक केस लॉ भी था, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं दिखा देता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने इसको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, इसमें और कुछ भी नहीं है, और इसका सारांश में भी कुछ नहीं है। सो ये चैप्टर बहुत छोटा सा था, और इसको अच्छे से कर लें, पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्रीकल्चर का कभी कभार, वरना MCQ में तो पूछ ही लेगा। तो इसी के साथ हमारे इस बुक के, जो ये फर्स्ट बुक है हमारी, इसके 2 चैप्टर हो चुके हैं, डिडक्शंस तक है इसमें। ठीक है, इसके 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, अब तीसरा कल से पढ़ेंगे। तो कोई भी अगर आपको डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछ लें, वरना मेरा नंबर है 9871349997, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे। तो इसी के साथ जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।